हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील संकल्प स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं हिंदी वर्णमाला के बारे में चर्चा करूंगा और वर्णमाला का कोई भी प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम के लिए इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं वर्णमाला के बारे में। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू दे दूं कि वर्णमाला जो है, वर्णमाला जो हम लोग लिखते हैं वह कौन सी लिपि है। जैसे मैंने क लिख दिया, चाहे ख लिख दिया, चाहे अ लिख दिया, तो ये किस लिपि में मैं लिख रहा हूँ, ये कौन सी लिपि है। इस लिपि को हम बोलेंगे देवनागरी, देवनागरी लिपि। ठीक है, अब यहीं पे मैं आपसे एक प्रश्न पूछ दे रहा हूँ कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो इसका सही जवाब है ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, एक क्वेश्चन और मुझे बता दीजिए कि जो हम इंग्लिश में ए लिख रहा हूँ, बी लिख रहा हूँ, ये कौन सी लिपि है? ये लिपि है रोमन लिपि। कौन सी लिपि? रोमन लिपि। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी वर्णमाला। ठीक है, जो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। अ से लेकर ज्ञ तक सभी वर्णमाला के अक्षर जो होते हैं, 52 जो अक्षर होते हैं, वह किस में लिखे जाते हैं? देवनागरी लिपि में। ठीक है, चलिए। अच्छा, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है? जैसे हिंदी हो गई, नेपाली हो गई, कोंकणी हो गई, मराठी हो गई, राजस्थानी हो गई। ये सब भाषा जो होती है ना, वो किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। ठीक है, अच्छा, गुरुमुखी लिपि किस में लिखी जाती है? पंजाबी लिपि में। उसकी लिपि अलग होती है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और मुझे बता दीजिए, ध्वनि जो होती है, ध्वनि ये क्या होती है? ध्वनि क्या होती है? भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड नहीं हो सकते, उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अगर इनका हम क्रम देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? वर्ण लिखते हैं। वर्ण के बाद क्या लिखते हैं? अक्षर लिखते हैं। अक्षर के बाद हम लोग क्या करते हैं? शब्द लिखते हैं। शब्द के बाद जो है पद लिखते हैं। पद के बाद जो है पदबंध लिखते हैं, उपवाक्य लिखते हैं, फिर उसके बाद वाक्य लिखते हैं। ये इसका क्रम होता है। आप लोग कहीं वीडियो रोक कर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बता दें, हिंदी वर्णमाला में जो हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं, व्याकरण को किसने लिखा है? तो व्याकरण को किसने लिखा है? पाणिनि महोदय ने। किसने लिखा? पाणिनि महोदय ने। किस पुस्तक में लिखा है? अष्टाध्यायी में। किस पुस्तक में? अष्टाध्यायी में। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं पूछूं क्या? चलिए, उसको मैं थोड़ा सा पढ़ा लूँगा तो उस क्वेश्चन को मैं पूछूंगा। ठीक है, अब हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे हैं ना, तो वर्णमाला के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये तो थोड़ा सा मैं रिव्यू दिया हूँ। वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52। ठीक है, अब हम ये 52 वर्ण पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वर्ण को यदि बांटा गया है, वर्ण को बांटा गया है तो दो भागों में बांटा गया है। किसमें किसमें? एक स्वर में, एक जो है स्वर में और एक व्यंजन में। किस में बांटा गया है? एक स्वर और एक व्यंजन। पहले हम लोग स्वर के बारे में चर्चा कर लें, फिर उसके बाद व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा, मैं पूछ दूं कि स्वर क्या है? स्वर क्या है? यानी कि स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इसमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यह स्वतंत्र है। आ मैंने लिख दिया, आ स्वतंत्र है। ई लिख दिया, ई स्वतंत्र है। लेकिन मैं क लिखूंगा तो क स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, इसमें हमें अ की आवश्यकता पड़ी। अगर मैंने शुद्ध क लिखा, व्यंजन वाला क, तो ऐसे हलंत लगाएंगे, लेकिन हलंत नहीं लगा है, इसका मतलब इसमें स्वर छिपा हुआ है। व्यंजन में
आवश्यकता पड़ती है किसकी? स्वर की। व्यंजन को बोलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्वर की। लेकिन स्वर स्वतंत्र होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते कितने हैं? 11। ठीक है, तो मुझे बता दीजिए कि स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? स्वर को मुख्य रूप से 2 ही भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। इसको लघु मात्रा बोलते हैं ह्रस्व स्वर को, और दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं? गुरु मात्रा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं एक भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं हूँ, हर एक पॉइंट का मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, ह्रस्व स्वर को क्या बोलते हैं? लघु मात्रा, और दीर्घ स्वर को गुरु मात्रा। और दीर्घ स्वर को ही हम क्या बोलते हैं? इसको संधि, क्या बोलते हैं? संधि स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। ठीक है, क्यों संधि स्वर कहते हैं? संधि का मतलब क्या होता है? योग, जोड़ना, 2 लोगों का मिलन। ठीक है, तो ये जो संधि स्वर है ना, ये 2 स्वरों से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं? 2 स्वरों से मिलकर बने हैं। ठीक है, जो दीर्घ स्वर होता है उसको संधि स्वर भी कहते हैं, और संधि स्वर का क्या मतलब होता है? कि 2 स्वरों से मिलकर बना है। यहीं पर थोड़ा सा और समझ लीजिए, ये जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर या संधि स्वर तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं सजातीय स्वर और एक को कहते हैं संयुक्त स्वर। सजातीय स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह एक ही जाति से मिलकर बने हैं। जैसे आ हो गया, बड़ी ई हो गई, ऊ हो गया, बड़ा ऊ। ठीक है, आ जो मिलकर बना है वह अ धन अ से मिलकर बना है। ठीक है, तो एक ही जाति से अ और अ एक ही जाति के न हैं, तो इसीलिए इसको सजाती कहते हैं। ये छोटी ई और छोटी ई से मिलकर बना है, ये छोटा ऊ और छोटा ऊ से मिलकर बना है, तो इसको सजाती स्वर कहते हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं, जैसे रुक जाइए मिटाकर मैं बताता हूँ। ये होते हैं ए हो गया, ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, और एक होता है औ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ औ हो गया। ठीक है, तो यह विजाती क्यों होते हैं? क्योंकि 2 भिन्न स्वर से मिलकर बने होते हैं। सजाती नहीं, एक ही जाति से नहीं, भिन्न, अलग अलग। जैसे ए जो मिलकर बना है अ धन ई से मिलकर बना है। अगर इस ए की बात करें तो अ धन ए से मिलकर बना है। इस ओ की बात करें तो अ धन ऊ से मिलकर बना है। किससे? अ धन ऊ से। औ की बात करें तो अ धन ओ से मिलकर बना है। किससे? अ धन ओ से मिलकर बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। ये समझ में आया सजाती और विजाती? अब देखिए, मात्रा के आधार पे या उच्चारण के आधार पे स्वर को देखा जाए तो ये 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। जिसमें 1 मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिसमें 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जिसमें 3 मात्रा का 3 मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया। और दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। और प्लुप्त स्वर क्या हो गया? ओम नहीं होता है, ओम जैसे ऐसे लिखा जाता है, ऐसे करके, ये जो ऋग्वेद में लिखा जाता है इस समय इसका प्रयोग नहीं होता है। तो ओम जो होता है वो प्लुप्त स्वर होता है। इसमें 1 मात्रा, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा और प्लुप्त स्वर में सबसे अधिक समय लगता है। जैसे किसी को हम लोग बुलाते हैं ना, हरे ऐसे करके बुलाते हैं ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। इसमें प्लुप्त मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखिए,
दूसरा पॉइंट इसमें है, जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वर जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। जीभ प्रयोग के आधार पे स्वर जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक अग्रभाग होता है, और एक क्या होता है? मध्य भाग, और एक पश्च भाग। अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग का मतलब जीभ के अगले हिस्से से कौन कौन स्वर बोले जाते हैं। मध्य भाग का मतलब जीभ के बीच वाले हिस्से से कौन से स्वर बोले जाते हैं, और पश्च का पिछले वाले हिस्से से कौन स्वर बोले जाते हैं। तो अग्रभाग से ई, बड़ी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये किससे बोले जाते हैं? अग्रभाग से। यानी कि देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, जिसमें जिसमें ई है, ई वह अग्रभाग से बोला जाता है। ए में भी अधन ई है, आई में भी अधन ए है, तो इसमें दोनों में ई संयुक्त रूप से छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ई वाला जो है, बस इतना दिमाग में बैठा लीजिए ना, जिसमें जिसमें जिस जिस स्वर में ई है वह क्या है? अग्रभाग। ठीक है, जिह्वा का अग्रभाग है। ठीक है, मध्य भाग में कौन सा है? अ है। और इसके बाद जो बचा है पश्च भाग में, पश्च भाग में क्या? आ, उ, ओ, औ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें है, मुख विवर या मुख द्वार के आधार पर स्वर। मुख यानी कि मुख को खोलकर हम कैसे बोलते हैं, कौन सा स्वर कैसे बोला जाता है, उस हिसाब से इसको बांटा गया है। तो इसको विपरीत, अर्धविपरीत, समवृत, अर्धसमवृत, कितने भाग में? 4 भाग में। मुख द्वार के आधार पे स्वर को 4 भागों में बांटा गया है। विपरीत, विपरीत का मतलब वह स्वर जिसको हम पूरा मुंह खोलकर बोलते हैं। ठीक है, और अर्धविपरीत का मतलब आधा मुंह खोलकर, और समृद्ध का मतलब मुंह बंद करके, और अर्ध समृद्ध का मतलब आधा मुंह बंद करके। तो विपरीत में क्या आता है? आ आता है। बोल के देखिए, पूरा आपका मुंह खुल जाएगा। ठीक है, अर्ध विपरीत में अ, ए, औ आता है, और समृद्ध में क्या आता है? ई, बड़ी ई, उ और बड़ा ऊ आता है। किसमें? समृद्ध में। यानी इसको हम मुंह बंद करके बोल सकते हैं। और अर्ध समृद्ध में आधा मुंह बंद होगा। ठीक है, ए, ओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला स्वर कौन सा है? चौथा पॉइंट है इसमें। चौथा पॉइंट क्या है? ओठ के आधार पर, यानी कि वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। ओठ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक वृत्तमुखी होता है और एक अवृत्तमुखी होता है। तो वृत्तमुखी में कौन कौन आते हैं? उ, बड़ा उ, ओ, औ। और अवृत्तमुखी में अ, आ, ई, बड़ी ए, ऐ, ये आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान हम लोग देख लें। उच्चारण स्थान जो होता है, अ को हम कैसे बोलते हैं? कंठ से। आ को कैसे बोलते हैं? कंठ से। और अह को कैसे बोलते हैं? कंठ से। तालु से ई और बड़ी ई। ओष्ठ से उ, बड़ा उ। मूर्धन्य से री, और कंठ तालव्य से ए और ऐ। थोड़ा सा इसको समझिएगा। ए जो बनता है कैसे मिलकर बनता है? अधन ई से मिलकर बनता है। ए जो बनता है अधन ई से मिलकर बनता है। ठीक है, तो अ कैसे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। कंठ से बोला जाता है। और ई कैसे बोला जाता है? ई तालु से। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? कंठ तालव्य कह सकते हैं। ए और ऐ कैसे बोला जाएगा? कंठ तालव्य से। इसी तरह से ओ जो है अधन उ से मिलकर बना है, तो इसको कंठ ओष्ठ भी कह सकते हैं। और अंग जो है नासिक से बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया उच्चारण स्थान और स्वर खत्म। इससे बाहर स्वर से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछ सकता है। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, अ को शहीद वर्ण कहते हैं। अ को क्या कहते हैं? शहीद वर्ण कहते हैं। सभी स्वर जो होते हैं, ठीक है, घोष और सघोष होते हैं। घोष या सघोष होते हैं, कह सकते हैं घोष या सघोष होते हैं। ठीक है, चलिए घोष और सघोष में आगे बताऊंगा व्यंजन में। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, अंग, एक अंग और अह को
स्वर में क्या कहते हैं, अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। ना ही इसका स्वर में काउंट होता है, ना ही व्यंजन में काउंट होता है। और अंग को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, और अ को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए, और थोड़ा समझ लेते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। कितने हैं, 11। एक बार मैं रिव्यू दे रहा हूँ, ध्यान से समझिए। 4 ह्रस्व स्वर हो गए, और 7 कितने हो गए, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में देख लीजिए, एक हो गया आ, एक हो गया ई, बड़ी ई, एक हो गया बड़ाऊ, बड़ाऊ, एक हो गया ए, ऐ, ओ, ओ, और एक है औ, औ, औ। ठीक है, और ह्रस्व स्वर कौन है, ह्रस्व स्वर कौन है, अ, ई, उ, री। ठीक है, 4 ये और 7 दीर्घ स्वर मिलकर कितने हुए, 11। आपके एग्जाम में पूछेगा स्वर कितने हैं, तो क्या जवाब देंगे, 11। ठीक है, चलिए स्वर खत्म हो गया। हम लोग चर्चा करते हैं व्यंजन पे। किस पे चर्चा करेंगे, व्यंजन पे। ठीक है, थोड़ा समय दीजिएगा हमें। हाँ, यहाँ से व्यंजन, व्यंजन का रिव्यू मैं दे चुका हूँ, इसको समझिएगा। व्यंजन आपके एग्जाम में पूछता है कि व्यंजन है कितने, तो आपका सही जवाब होगा क्या, 33। कितने हैं, 33, जिसमें 25 जो होते हैं वर्गीय व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और 4 उष्म व्यंजन होते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। चलिए नीचे थोड़ा सा देख लेते हैं। इस पर से ये व्यंजन है ना, तो इस पर से व्यंजन कौन कौन से होते हैं, देखिए यहाँ पे क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ और त थ द ध न प फ ब भ म। इसको स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। अंतस्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अंतस्य य, र, ल, व। और उष्म व्यंजन क्या होते हैं, स, इसको तालु स कह सकते हैं, मूर्धा स, दंत स और ह। ठीक है, और आगे देखते हैं संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन, सॉरी संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। ये जो छ बना है ना, क वाला हलंत रहेगा और मूर्धन्य स से मिलकर बना है। यह क्यों संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि यह 2 व्यंजन के मेल से बना है। क्यों, क्योंकि 2 व्यंजन के मेल से बना है। त्र कैसे, आधा त और र। ज्ञ कैसे, आधा ज और य से मिलकर बना है। और स्र कैसे मिलकर बना है, बड़ा स और र से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दिया, स और र से मिलकर बना है क्या, स्र। तो ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वायु संयोग के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। एक होता है क्या, अल्प प्राण, और एक होता है महाप्राण। यानी कि जिस भी व्यंजन को बोलने में हमें कम हवा की आवश्यकता पड़ती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, और जिसमें अधिक हवा की आवश्यकता पड़ती है, जिसको बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, जिस भी व्यंजन को बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। अब थोड़ा समझिएगा, अल्प प्राण में समझा रहा हूँ। अल्प प्राण प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का, वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं, क से लेकर कहाँ तक, म तक। प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का जो है पहला, तीसरा और कौन सा वर्ण, 5वां वर्ण। पहला, तीसरा, 5वां, यहाँ पे समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ। प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और ये 5वां वर्ण, 1, 3, 5, ये जो होते हैं ना, कितने हो गए, 5, 5, 10, 5, 3, 15,
15 व्यंजन ये हो गए, ये क्या है, अल्प प्राण है। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, य र ल व, य र ल व, ये हो गए अंतस्थ व्यंजन। और इसके अलावा सभी स्वर जो होते हैं वह भी अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं, अल्प प्राण। 15 और 4 19 और 11 स्वर 30, कितने हो गए, 30। ये 30 क्या है, ये 30 क्या है, ये 30 हैं अल्प प्राण। ये 30 हैं क्या है, अल्प प्राण। महाप्राण समझ लीजिए, प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण, ये दूसरा और चौथा वर्ण। इसके अलावा उसमें व्यंजन जो होते हैं, उसमें व्यंजन वो किस में आते हैं, उसमें व्यंजन वह आते हैं महाप्राण में। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन भी किस में आते हैं, महाप्राण में। यानी कि 5 और 5 ये 10 हो गए, 4 उसमें व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। महाप्राण की संख्या कितनी हो गई, 18। कितनी हो गई, 18। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या दिया हुआ है। वायु संयोग के आधार पर हो गया। हाँ, तारत या कंपन के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं, 2, घोष या सघोष, घोष या सघोष। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा क्या है, अघोष, दूसरा क्या है, अघोष। ठीक है, अब थोड़ा समझ लीजिए घोष क्या होता है, घोष क्या होता है, घोष जानते हैं। घोष प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का कौन सा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होता है, घोष होता है। चलिए यहाँ पे मैं ऊपर समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण क्या होते हैं, घोष होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो होता है प्रत्येक स्वर भी क्या होते हैं, घोष होते हैं। और इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, य र ल व। और इसके अलावा उसमें व्यंजन का ह, उसमें व्यंजन का कौन सा, ह। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं घोष या सघोष। यानी कि 5 यानी 15 ये हो गए, 4 ये हो गया अंतस्य व्यंजन, और एक जो है उसमें व्यंजन का ह हो गया। ठीक है, और 11 स्वर हो गए। कितना हो गया, 15 4 19, 15 4 19, 1 20 और 11 कितने हो गए, 31, 31। ठीक है, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, जो द्वितीय व्यंजन का ड और ढ होता है वह भी सघोष होता है। 31 और 2 33 हो गए। कितने हो गए, 31 और 2 33 हो गए। ठीक है, अघोष के बारे में हम चर्चा कर लें। अघोष जो होते हैं प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है। ठीक है, इसके अलावा उसमें व्यंजन का तीनों स हो गए, ये दंत स, ये दंत स, ये मूर्धा स और ये तालु स, तीनों स हो गए। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं अघोष होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं। हाँ, अंतस्य व्यंजन मैं बता दिया हूँ, य र ल व होता है। उसमें व्यंजन क्या होते हैं, स ह होता है। और संयुक्त व्यंजन भी मैंने बता दिया हूँ, क्या होता है, छ त्र ज्ञ स्र होता है, अल्प प्राण भी हो गया, महाप्राण हो गया। उच्चारण स्थान देख लेते हैं, उच्चारण स्थान हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो, कंठ से कौन से वर्ग क्या बोले जाते हैं, कंठ से वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण कंठ से जो होता है क ख ग घ ङ, ये सब किससे बोले जाते हैं, कंठ से। तालु से च छ ज झ ञ, ये कैसे बोले जाते हैं, तालु से। मूर्धा से ट ठ ड ढ ड़, और दंत से त थ द ध न, और ओष्ठ से प फ ब भ म, और दंतोष्ठ से क्या बोला जाता है, व। थोड़ा सा मैं और बता रहा हूँ, जो बोला जाता है उसमें व्यंजन का बड़ा सा स हो गया, फिर उसके बाद मूर्धन्य स हो गया, और उसके बाद ये स हो गया। तो उसमें व्यंजन का देखो, यहाँ से स्टार्ट करिएगा तालु से और एकदम क्रम से बैठाइए, बड़ा सा, मूर्धन्य स और छोटा सा।
इसके लाइन में ये, इसके लाइन में ये और इसके लाइन में ये, यानी कि बड़ा सा कैसे बोला जाएगा, तालु से। मूर्धा वाला जो बोला जाएगा वो किससे बोला जाएगा, मूर्धा से, यानी कि पेटफरवा सा जो होता है वो किसे बोला जाएगा, मूर्धा से। और छोटा सा जो होता है वो कैसे बोला जाएगा, दंत से। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं इसको बताया हूँ कि यह जिस वर्ग में है, जैसे क वर्ग में है तो ये कंठ से बोला जा रहा है। इया तालु वर्ग में है, इया किस में है, तालु वर्ग में, तो ये कैसे बोला जा रहा है, सॉरी फिर से देख लीजिए, कंठ से जो है क वर्ग वाले सभी वर्ण बोले जाते हैं, तो उसमें अंगा भी है, अंगा भी बोला जाएगा। लेकिन ऑप्शन में नासिक के देगा तो ये वर्गीय व्यंजन का पंचमा वर्ण जो होते हैं वो किस में बोले जाएंगे, वह नासिक से बोले जाएंगे। किससे बोले जाएंगे, नासिक से। ठीक है, हाँ हो गया। और उसमें व्यंजन मैंने बता दिया। और इसके अलावा जो होता है अंतस्य व्यंजन का उसी तरह से क्रम इसको भी बैठाइए। तालु से स्टार्ट करेंगे, य, र, ल और व मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो यह तालु से, र किसे, मूर्धा से, ल किसे, दंत से। ठीक है, तो ये हो गया। और कुछ, हाँ नासिक से देखो मैं लिखा हूँ य, र, न, म। और वर्त से बोले जाते हैं स, र, ल, ज। अगर वर्ष देगा तब इसको लगाइएगा, वर्ष नहीं देगा तो जैसे मैंने बताया हूँ वैसे लगा देंगे। ठीक है, हाँ एक और थोड़ा सा समझ लीजिए यहीं पे, वर्ण क्रम यदि आपको पूछता है तो आपको 4 दिक्कत केवल करेगा। एक दिक्कत करेगा छ, एक दिक्कत करेगा छ, एक दिक्कत करेगा त्र और स्र और ज्ञ। तो आपके एग्जाम में पूछता है कि छ किस वर्ण के बाद आता है, तो मुझे बताइए छ कैसे मिलकर बना है, सॉरी क धन मूर्धन्य स। तो एक बात मुझे बताओ, ये क से मिलकर बना है ना, तो यानी कि छ जो आएगा इस क के बाद, ये वाला क के बाद आएगा, क्योंकि क के बाद स आ रहा है तो इसी का नंबर है। ठीक है, क के पास रहेगा ना कि कहीं भी रहेगा, यानी क के बाद क्या आएगा, छ आएगा। अगर मैं पूछूं कि त्र कैसे मिलकर बना है, त और र से मिलकर बना है, तो त्र जो है किसके बाद आएगा, त के बाद। यहाँ पे क्या आ जाएगा, त्र आ जाएगा, यहाँ पे त्र आ जाएगा। स्र कहाँ आएगा, स्र स के बाद आएगा। और ज्ञ जो मिलकर बना है ज और य से मिलकर बना है, तो ज के बाद कौन आएगा, यहाँ ज्ञ आएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इतना मैं बता दे रहा हूँ कि वर्णमाला से एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ा हूँ, हर एक क्वेश्चन को कवर किया हूँ। ठीक है, हर एक जो एग्ज़ाम में पूछेगा पॉइंट उसको कवर किया हूँ। और मैं अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।